Hello everyone, welcome to my channel Baloga Shuzma and I am your tutor Uzma here. So today we will study one of the topic from developmental biology, that is vertebrate eye development. ठीक है. सो इस टॉपिक से बहुत टाइम से क्वेश्चन आए नहीं हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम क्वेश्चंस. ठीक है. सो दिस इज़ अ लेट डेवलपमेंट. ठीक है. ये आई डेवलपमेंट जो होता है ये लेट डेवलपमेंट में होता है. मतलब इफ़ यू हैव स्टडीड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, सो जो डेवलपमेंट होता है दो स्टेजेस में होता है, एक अर्ली होता है, एक लेट होता है. तो अर्ली डेवलपमेंट में बेसिकली यू हैव एक्सेस फॉर्मेशन और डिफरेंट जर्म लेयर फॉर्मेशन. टिल गैस्ट्रुलेशन इट इज़ अर्ली डेवलपमेंट. आफ्टर गैस्ट्रुलेशन व्हेन ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्टेड. ठीक है. जब ऑर्गेनोजेनेसिस जो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गन फॉर्मेशन शुरू होता है, उसे हम लेट डेवलपमेंट कहते हैं. सो एज़ पर योर सिलेबस, सो लेट डेवलपमेंट में आपके पास दो चीज़ें आपको पढ़नी है. एक आई डेवलपमेंट है, दूसरा है आपका लिम्ब डेवलपमेंट. सो टुडे इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट वर्टिब्रेट आई डेवलपमेंट. ठीक है. सो इफ़ यू हैव स्टडीड अबाउट गैस्ट्रुलेशन, तो आपने गैस्ट्रुलेशन में 3 जर्म लेयर पढ़ी होंगी. ठीक है. यू हैव स्टडीड अबाउट 3 जर्म लेयर. दैट इज़ सबसे पहली जो आपकी जो लेयर होगी आपकी एक्टोडर्म है. ठीक है, जो आउटर लेयर होती है. देन यू हैव द मिडल लेयर मेसोडर्म एंड देन द इनर लेयर इज़ योर एंडोडर्म. तो हर एक लेयर जो होती है उसका अपना एक फेट होता है. ठीक है. हर एक लेयर डिफरेंट ऑर्गन्स को बनाती है. तो बेसिकली जो, और ये क्वेश्चन आता है CSIR में, तो ये तीनों लेयर के कौन कौन से फंक्शन है, मतलब किस किस ऑर्गन को डेवलप करती है, वो आप याद कर लीजिएगा. ठीक है. सो एक्टोडर्म बेसिकली जो है आपका बनाता है स्किन. ठीक है. फिर उसके बाद जो भी आपका ब्रेन डेवलपमेंट है, ब्रेन के जितने भी पार्ट हैं वो बनाएगा. नर्वस सिस्टम जो भी है प्लस योर आइज़. ठीक है. इन सब का डेवलपमेंट एक्टोडर्म से होता है. ठीक है. सो इन आई डेवलपमेंट इट अकर्स व्हेन न्यूरोजेनेसिस अकर. ठीक है. जब आपकी नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट होता है ना, उसी टाइम पे आपकी आई भी बनती है. ठीक है. सो होता क्या है, सपोज दिस इज़ योर एक्टोडर्म लेयर, हेड एक्टोडर्म है. ठीक है. तो इसी में जो है कुछ सेल्स जो होते हैं ना, सबसे पहले वो न्यूरल ट्यूब में कन्वर्ट होते हैं. ठीक है. इसे हम न्यूरल ट्यूब कहते हैं. ठीक. अब ये न्यूरल ट्यूब जो होती है इसमें होता है आपका इनफोल्डिंग. ठीक है. ये प्रोसेस याद रखिएगा क्या होता है, इनफोल्डिंग. ये अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड होती है ये ले. ठीक है. और ये जो न्यूरल ट्यूब होती है, जो अब ये जब इनफोल्डिंग होगी तो ये आपकी न्यूरल ग्रूव बना लेगी. ठीक है. फाइन. न्यूरल ग्रूव के बाद आपका क्या होता है, ये फाइनली पूरी एक सर्कुलर फॉर्म ले लेगी. ठीक है. ये ऊपर के आपकी हेड एक्टोडर्म में ये पूरा कुछ इस तरीके का बन जाएगा और इसे हम कहते हैं आपका न्यूरल ट्यूब. ठीक है. फाइन. तो ये जो हेड एक्टोडर्म था, सबसे पहले इसमें कुछ सेल्स जो होंगे इनफोल्ड हुए, जिसे न्यूरल ग्रूव कहते हैं. और ये न्यूरल ग्रूव जो होती है फाइनली पूरा एक कंप्लीट सर्कल टाइप में बन जाएंगी. इसे न्यूरल ट्यूब कहेंगे. अब जो भी आई डेवलपमेंट के लिए जो भी सिग्नल्स, जो भी जीन का एक्सप्रेशन चाहिए, वो सारा इस न्यूरल ट्यूब में होता है. ठीक है. इसी हेड एक्टोडर्म से कुछ सेल्स जो होते हैं इनग्रेस होते हैं. ठीक है. अगर आपने गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट पढ़ा होगा तो उसमें आपने डिफरेंट टाइप के गैस्ट्रुलेटरी मूवमेंट पढ़े होंगे. डीलैमिनेशन, इनग्रेशन, इन्वॉल्यूशन. ठीक है. इनग्रेशन मतलब एक सिंगल सेल जो है इस लेयर से अलग होते हैं. ठीक है. डीलैमिनेशन मतलब पूरी एक लेयर ऑफ सेल जो है कंप्लीट वो सेपरेट होती है. ठीक है. तो यहाँ से कुछ सिंगल सेल्स जो होते हैं इनग्रेस होते हैं, जिससे हम कहते हैं न्यूरल क्रेस्ट.
ठीक है। ये न्यूरल क्रेस्ट जो होते हैं बेसिकली आपके शॉन सेल्स, ANS, PNS इन सब को बनाने में हेल्प करते हैं। तो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो नाउ वी विल सी आवर एक्चुअल आई डेवलपमेंट कैसे होता है इस न्यूरल ट्यूब से, ठीक है। ओके, सो आई डेवलपमेंट इज़ अ 3 स्टेप प्रोसेस, ठीक है। जो आपकी आई डेवलपमेंट होती है ये जो होती है 3 स्टेप प्रोसेस होती है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपकी क्या है? जो फर्स्ट स्टेप है आपकी फॉर्मेशन ऑफ आई फील्ड, मतलब आपकी एक पोजीशन डिसाइड होनी चाहिए, एक फील्ड बननी चाहिए कि हाँ आई का डेवलपमेंट यही होना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है आई फील्ड का बनना, और उसी टाइम पे आपकी जो बनती है ऑप्टिक वेसिकल बनती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप आपका ये है आई फॉर्मेशन ऑफ आई फील्ड एंड ऑप्टिक वेसिकल। जो आपकी सेकंड स्टेप है वो है आपकी फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकोड, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ लेंस प्लेकोड, ठीक है, आपका लेंस बनता है। और थर्ड स्टेप ये है आपकी कि जो आपका ऑप्टिक वेसिकल बना है एंड योर लेंस प्लेकोड, सो देयर विल बी इंटरेक्शन बिटवीन ऑप्टिक वेसिकल एंड लेंस प्लेकोड एंड फाइनली द आई फॉर्मेशन विल बी कंप्लीटेड। तो थर्ड स्टेप में आपका क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ ऑप्टिक वेसिकल एंड लेंस प्लेकोड, ठीक है। सो नाउ विल सी वन बाय वन, एक एक स्टेप हम देखेंगे, ठीक है, कि क्या होता है इसमें। ओके, सो हमारा सबसे पहला स्टेप देख रहे हैं हम। फर्स्ट स्टेप ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन, ठीक है। फाइन, फर्स्ट स्टेप है। तो यहाँ पे हम समझते हैं, सपोज कीजिए ये जो आपका आउटर लेयर है, दिस इज़ योर ये आपकी जो है ऊपर वाली हेड एक्टोडर्म है, ठीक है। और ये अब क्योंकि ये एक्टोडर्म है, थोड़ा नीचे आएंगे आपकी ट्रंक एक्टोडर्म होगी, ये ट्रंक मतलब आपकी नेक रीजन जो होगा आपका, ठीक है। और आप और नीचे आएंगे तो आपका ये यहाँ से आपका एपिडर्मिस शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट आवर पार्ट, ठीक है, बस यहाँ तक याद रखिए। उसके बाद इस हेड एक्टोडर्म के इनर में जो होगी आपकी वो होगी न्यूरल ट्यूब, जो हमने बोला था कि इनफोल्डिंग की वजह से बनी थी, ठीक है। सॉरी फॉर माई मेसी ड्राइंग, ठीक है। ये आपके हैं न्यूरल ट्यूब सेल्स, ठीक है। अब इस न्यूरल ट्यूब का जो ये वाला पोर्शन है ये आपका एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर है। तो न्यूरल ट्यूब के एंटीरियर पोर्शन में क्या होगा कि आपके कुछ सिग्नल्स सिक्रीट होंगे, ठीक है। ओके, सो ये जो न्यूरल ट्यूब है इसका जो ये एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन के कुछ सेल्स जो होंगे क्या सिक्रीट करेंगे? नॉगिन, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, ये इट एक्ट लाइक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। और ये एक बहुत कैस्केडिंग इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा। मतलब कैस्केडिंग इफ़ेक्ट का मतलब होता है कि एक के बाद एक मॉलिक्यूल को एक्टिवेट या इनहिबिट करना, ठीक है। सो नॉगिन जो है बहुत से मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा, बहुतों को इनहिबिट करेगा, और फाइनली इन द एंड नॉगिन by some other factor it will help in the expression of RX1 PAX, ठीक है, 6 and 6-3। ये जो 3 जीन हैं ये फाइनली आई डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ योर PAX6,
ठीक है। अब नॉगिन क्या क्या करता है, किन किन को इनहिबिट करता है, किन किन को एक्टिवेट करता है, दैट वी विल सी। ओके ओके, सो ये हमारा है नॉगिन, ठीक है। दिस इज योर नॉगिन मॉलिक्यूल। नॉगिन व्हाट इट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल it will help in secretion of OTX2, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है ऑर्थोडेंटिकल होमोथोरैक्स, ठीक है, होमोथोरैक्स 2, ठीक है। ये इसको एक्सप्रेस करवाएगा, इट विल हेल्प इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस OTX2, ठीक है। तो नॉगिन क्या कर रहा है, बेसिकली इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करवा रहा है, ठीक है, OTX का। OTX2 क्या करते हैं बेसिकली, ये एक तो काम करते हैं हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व, ठीक है, ये ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये दे एक्ट लाइक अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ये फिर क्या करते हैं, आई डेवलपमेंट के और दूसरे पार्ट में हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। फिर आपके ब्रेन डेवलपमेंट में भी ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका मेन फंक्शन इतना है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, नॉगिन दो और फैक्टर्स होते हैं जिनको इनहिबिट करता है। पहला है आपका BMP4, इसको इनहिबिट करेगा, सिक्रीट नहीं करने देगा नॉगिन। दूसरा आपका होता है ET, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इसको भी नॉगिन इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो इन दोनों को इनहिबिट करेगा, इसे एक्सप्रेस करवाएगा। अब क्या होगा कि जैसे ही OTX2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई हुआ, ठीक है, तो ये OTX2 व्हाट विल इट विल डू, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे ये जो नॉगिन की रिप्रेशन कैपेबिलिटी है उसको इनहिबिट कर देगा, ठीक है। सो व्हाट इट विल बी डू, इनहिबिट नॉगिन्स रिप्रेशन एबिलिटी, ठीक है। जो नॉगिन जो था ये ET और BMP4 को इनहिबिट कर रहा था, OTX नॉगिन को इनहिबिट कर देगा, इसकी रिप्रेशन एबिलिटी को। तो इसकी वजह से क्या होगा, अब ET जो है एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ET एक्सप्रेस होगा, ये क्या करेगा, ET जो होगा, जो सबसे पहला जीन जो होगा आई डेवलपमेंट का जो एक्सप्रेस होगा ET के थ्रू, वो होगा RX1। फिर फाइनली आपके PAX6 को एक्सप्रेस करवा देगा। फिर इस RX1 जो होते हैं आपके रेटिना बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और आपके PAX6 जो है, फिर आपके जो है SIK3, ठीक है, इनको एक्सप्रेस करवाएंगे। फिर 663 जो है किसी और जीन को एक्सप्रेस करवाएगा, और ये सब एक दूसरे को एक्सप्रेस करवाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से साइकिल चलेगी, ठीक है, एक दूसरे को प्रमोट करेंगे एक्सप्रेशन में। फॉर एग्जांपल RX ने PAX6 को किया, PAX6 RX के एक्सप्रेशन को हेल्प करेगा। उसी तरह PAX6 ने 6-3 को किया तो 6-3 PAX6 को करेगा, ठीक है। सो इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट स्टेप है विद द हेल्प ऑफ नॉगिन जो है आपका ऑप्टिक वेसिकल बन जाता है, ऑप्टिक वेसिकल बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो होता क्या है, इन सारे जीन के एक्सप्रेशन से फाइनली हमारी ऑप्टिक वेसिकल बनती कैसे है वो देखेंगे। ओके, सो आपने ये डायग्राम में देखा होगा कि जो इनर सेल थे वो आपके जो थे न्यूरल सेल थे, न्यूरल ट्यूब, और ये आउटर सेल हेड एक्टोडर्म थे। तो जब इन सारी जीन का एक्सप्रेशन हुआ, RX1, PAX6, 6-3 एंड SOX3, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इस न्यूरल ट्यूब में आउट बल्जिंग हो गई, ठीक है। ये जो सेल है कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ
बल्ज हो गए, और ये बल्ज होने के बाद इसी को हम कहते हैं कि ये ऑप्टिक वेसिकल बना दिया इसने। ठीक है, सो हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल बना दिया। तो वी विल सी कि हुआ क्या था। नॉगिन जो था, फिर से एक बार देख लेते हैं नॉगिन ने क्या किया था। OTX का एक्सप्रेशन करवाया था, BMP4 और ET को इनहिबिट करवाया था। लेकिन जैसे ही OTX2 का हाई कॉन्सेंट्रेशन हुआ, इसने जो है इस नॉगिन की जो रिप्रेशन एबिलिटी थी उसको इनहिबिट किया और ET एक्सप्रेस हो गया, जिसकी वजह से RX1 एक्सप्रेस हुआ, फिर PAX6 और 6-3 ऐसे करके बहुत सारे जीन एक्सप्रेस हो गए, और फाइनली आपका जो न्यूरल ट्यूब सेल थे उसमें आउट बल्जिंग हो गई और आपके ऑप्टिक वेसिकल बन गए। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप इन आई डेवलपमेंट, दैट इज लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन। ओके, सो हमारा अब सेकेंड स्टेप है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन। ठीक है, लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन में क्या होगा, जैसे आपका ये हेड एक्टोडर्म था और आपकी ये जो इनर्स आपके ऑप्टिक वेसिकल जो बने थे आउट बल्जिंग की वजह से, ये कुछ इस तरीके से हुआ था। ठीक है, दिस वाज योर हेड एक्टोडर्म, और ये आपका जो था ऑप्टिक वेसिकल था। ठीक है, अब ये जो ऑप्टिक वेसिकल के सेल हैं, ये अपने नेबरिंग सेल जो कि हेड एक्टोडर्मल सेल है, इनको कुछ सिग्नल देंगे, यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। ठीक है, और फिर ये इन हेड एक्टोडर्म के सेल को सिग्नल देंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे चलेगा। तो ये जो है ऑप्टिक वेसिकल यहाँ से इंड्यूसर का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस कुछ मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं और फिर वो हेड एक्टोडर्म को एक्टिवेट कर रहे हैं, मतलब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है इस इंड्यूसर का। तो ये हेड एक्टोडर्म यहाँ पे रिस्पॉन्डर की तरह काम करेगा। तो जब एक मॉलिक्यूल सिग्नल देता है और दूसरा रिसीव करता है, तो उससे हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इंडक्शन हो रहा है। तो ऑप्टिक वेसिकल क्या करता है, और ये जो सिग्नलिंग चल रही है, क्योंकि ये नेबरिंग सेल के बीच में चल रही है और इन सेल के बीच में फिज़िकल कांटेक्ट है। ठीक है, जैसे अगर आपने सेल सिग्नलिंग पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने कुछ सिग्नलिंग के नाम पढ़े होंगे। जैसे एक होता है आपका पैराक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी दो नेबरिंग सेल होते हैं आपके। ठीक है, एक सिग्नल देता है, दूसरा रिसीव करता है, लेकिन यहाँ पे आपस में फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होता है। जबकि आप अगर जुक्सटाक्राइन सिग्नलिंग पढ़ेंगे, ठीक है, इफ़ यू विल स्टडी जुक्सटाक्राइन सिग्नलिंग, तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों सेल के बीच में कुछ आपस में कांटेक्ट होता है वाया सम कैम मॉलिक्यूल। ठीक है, सेल एडिशन जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनके थ्रू कांटेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग चल रही है ऑप्टिक वेसिकल और हेड एक्टोडर्म के बीच में, वो जुक्सटाक्राइन सिग्नलिंग है कि यहाँ से कुछ मॉलिक्यूल रिलीज़ होंगे। ठीक है, ऑप्टिक वेसिकल से वो हेड एक्टोडर्म को जाके सिग्नल देंगे, हेड एक्टोडर्म रिस्पॉन्ड करेगा और फिर वो कुछ मॉलिक्यूल को रिलीज़ कर कुछ सिक्रीट करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, तो ये आपके ऑप्टिक वेसिकल है। ठीक है, यहाँ से जो है दो मॉलिक्यूल सिक्रीट होंगे। पहला आपका होगा BMP4 और दूसरा होगा आपका FGF8। ये दो सिग्नल रिलीज़ होंगे यहाँ से। अब ये हेड एक्टोडर्म के सेल में जाएगा। ठीक है, वहाँ पे इट विल एक्ट लाइक अ लिगेंड और कुछ तरीके से ये बाइंड करेगा और हेड एक्टोडर्म से फिर जो है BMP4 के सिग्नल के थ्रू जो है एक मॉलिक्यूल रिलीज़ होगा जिसको बोलते हैं हम SOX2। उसी तरह FGF8 जो है वो हेड एक्टोडर्म से क्या सिक्रीट करवाएगा, LMAF। ठीक है, और फिर ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके क्या करेंगे कि जो हेड एक्टोडर्म है,
ठीक है, हेड एक्टोडर्म में एक लोकलाइज थिकनिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड थिकनिंग, जिसको कि हम प्लेकोड कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका लेंस प्लेकोड बना देगा। सो आई विल शो यू इन द डायग्राम सो देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड। ओके ओके, सो आई होप यू कैन सी। सो ये जो ग्रीन कलर वाला है, दिस इज़ योर ऑप्टिक वेसिकल। ठीक है, सो इस ऑप्टिक वेसिकल से सिग्नल रिलीज हुआ BMP4 और FGF8। फिर ये दोनों ये जो ब्लू कलर का है, ये दिस इज़ योर हेड एक्टोडर्म। ये हेड एक्टोडर्म पे गया, BMP4 ने क्या सिक्रीट करवाया, SOX2, और FGF8 ने LMAF सिक्रीट करवाया। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, कि यहाँ पे जहाँ पे भी SOX2 और LMAF इस हेड एक्टोडर्म में सिक्रीट हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ कि लोकलाइज थिकनिंग हो गई। ये आप देख सकते हैं, ये एरिया थिक हो गया है और इसी को हम बोलते हैं प्लेकोड। तो अब ये वाला पोर्शन आपका लेंस बना देगा। ठीक है, और भी बहुत सारे जीन एक्सप्रेस होंगे, जैसे लाइक एक्सप्रेशन ऑफ लेंस 1, ये सारी चीज़ें होती हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ें क्या है कि यहाँ पे जो है आपका optic vesicle, it act like a inducer and your head ectoderm act like a responder। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि ये जो BMP4 और FGF8 जो सिक्रीट हुआ है, तो ये क्या हेड के हर सेल को जो है सिग्नल दे देगा SOX2 या LMAF सिक्रीट करने का? ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो और नॉट ऑल हेड एक्टोडर्मल सेल्स आर कॉम्पिटेंट। ठीक है, हर सेल हेड एक्टोडर्म का BMP4 और FGF8 का जो सिग्नल आया है ऑप्टिक वेसिकल से, उसे नहीं ले सकता। तो ओनली दो सेल विल रिस्पॉन्ड टू BMP4 एंड FGF8 विच प्रोड्यूसेस PAX6। ठीक है, जो भी हेड एक्टोडर्मल सेल जहाँ पे सिर्फ PAX6 प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है, वही सेल जो है इस BMP4 और FGF8 को रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रखिएगा कि जो भी हेड एक्टोडर्मल सेल कॉम्पिटेंट होंगे ना, वही लेंस प्लेकोड बना सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ स्टेप 2 जो कि हमने फिनिश कर लिया। ठीक है, लेंस प्लेकोड फॉर्मेशन। नाउ वी विल सी द थर्ड स्टेप, दैट इज़ योर हाउ दिस ऑप्टिक वेसिकल, जो अब आपका ये ऑप्टिक वेसिकल और लेंस प्लेकोड बन गया है, अब ये कैसे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और जो फाइनल स्टेप है आपकी आई डेवलपमेंट की, वो कंप्लीट होगी। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि ये जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग और पैराक्राइन सिग्नलिंग चल रही है, तो इसमें जो सिग्नलिंग प्रोसेस चल रही है उसे हम डेल्टा नॉच पाथवे कहते हैं। तो डेल्टा जो है यहाँ पे जो है आपका, जस्ट अ मिनट, ऑप्टिक वेसिकल इट एक्ट लाइक अ डेल्टा एंड नॉच एक्ट इज ओके, नॉच जो है हेड एक्टोडर्म पे प्रेजेंट होगा। तो आई थिंक आपने डेल्टा नॉच पाथवे पढ़ा होगा, जिसमें एक जो है आपका रिसेप्टर होता है, अदर एक्ट लाइक अ लिगेंड। तो डेल्टा आपका लिगेंड होता है, नॉच इज़ अ रिसेप्टर। तो ये जो नॉच रिसेप्टर है ये आपके हेड एक्टोडर्म पे होंगे, और डेल्टा जो है आपका ऑप्टिक वेसिकल पे होगा। बस इतना याद रखिएगा। सो नाउ विल जंप टू द थर्ड स्टेप। ठीक है, ओके, सो अब हम पढ़ेंगे हमारी थर्ड स्टेप, दैट इज़ योर इंटरेक्शन बिटवीन ऑप्टिक वेसिकल एंड लेंस प्लेकोड। तो यहाँ पे क्या होगा अब आपका, नाउ यू कैन सी इन द डायग्राम कि आपका लेंस प्लेकोड बन गया है एंड आपकी ऑप्टिक वेसिकल बन गई है। ठीक है, अब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या देखा था, ऑप्टिक वेसिकल आउट बल्ज हो रही थी, मतलब बाहर की तरफ ये इसकी बल्जिंग हो रही थी।
बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन, अब जैसे ही लेंस प्लेकोड इससे इंटरेक्ट करेगा, इसमें कौन कौन से जीन इन्वॉल्व हैं या किस प्रोटीन का एक्सप्रेशन हो रहा है इस स्टेप में उतना नहीं दिया हुआ है, ठीक है, एज पर योर सिलेबस, ठीक है। तो जैसे ही ये लेंस प्लेकोड ऑप्टिक वेसिकल से इंटरेक्ट करेगा, नाउ दिस ऑप्टिक वेसिकल इट विल स्टार्ट इनवेजिनेटिंग। पहले स्टेप में इवेजिनेट हुआ था, बाहर की तरफ आउट बल्जिंग हुई थी। अब इस स्टेप में क्या होगा, ये अंदर की तरफ हो जाएगा, इनवेजिनेट करेगा। बिकॉज ऑफ दिस ऑप्टिक वेसिकल इनवेजिनेशन 2 लेयर डेवलप हो जाएंगी, ठीक है, इस ऑप्टिक वेसिकल की। और वो जो 2 लेयर होंगी उससे हम कहते हैं, इनर लेयर जो होगी आपकी रेटिना बना देगी और आउटर लेयर जो होगी आपकी जो पिगमेंटेड लेयर है वो बना देगी, ठीक है। और लेंस प्लेकोड भी आपका इन्वेजिनेट करेगा बाद में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो है लेंस बनेगा और जो इसके ऊपर की हेड एक्टोडर्म थी, ठीक है, इस हेड एक्टोडर्म से आपका जो है बन जाएगा, आपके कॉर्निया वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। सो बहुत दिस इज़ ऑल अबाउट आई डेवलपमेंट। मेन चीज़ बस ये यहाँ पे याद रखनी है। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपने सेकंड स्टेप में देखा था कि कैसे, लेट मी शो यू हियर, आपने डायग्राम देखा था कि यहाँ पे ऑप्टिक वेसिकल इट एक्ट लाइक अ इंड्यूसर और हेड एक्टोडर्म जो था इट एक्ट लाइक रिस्पॉन्डर, तो इसे आप कहते थे इंडक्शन। नाउ ये जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब लेंस प्लेकोड जो है ऑप्टिक वेसिकल को सिग्नल दे रहा है। पहले ऑप्टिक वेसिकल ने दिया था, अब जो है लेंस प्लेकोड जो है ऑप्टिक वेसिकल को सिग्नल दे रहा है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन, ठीक है। जहाँ पे जो इंड्यूसर था ऑप्टिक वेसिकल जो कि एक्ट लाइक अ इंड्यूसर, अब ये इंड्यूसर जो है खुद इंड्यूस हो रहा है, अब इसे कोई और सिग्नल दे रहा है, तो इस वजह से इस प्रोसेस को हम रेसिप्रोकल इंडक्शन कहेंगे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं, लेंस प्लेकोड स्टार्ट इंड्यूसिंग ऑप्टिक वेसिकल, ठीक है, तो इंड्यूसर इज बीइंग इंड्यूस्ड, इससे हम कहते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको यहाँ याद रखना है। अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो आई विल शो यू, कुछ म्यूटेंट्स पूछे जाते हैं तो वो देखते हैं, ठीक है। सम इंफॉर्मेशन अबाउट पैक्स6 जीन। तो पैक्स6 इज़ अ रेगुलेटरी जीन जो कि आई और ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फुल फॉर्म है पेयर्ड बॉक्स 6। और एक ख़ास बात इसमें ये है कि ये जो जीन होता है, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन में, मतलब दोनों पे ही प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल बनाएगा। अगर एक पे एब्सेंट है एक पे नहीं है, ठीक है, तो आई तो नॉर्मल होगी, बस साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। और अगर दोनों पे एब्सेंट है, नो डेवलपमेंट। और हमेशा याद रखिएगा, जो सोनिक हेजहॉग जीन होता है एक, वो हमेशा पैक्स6 को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ याद रखनी है कि अगर सोनिक हेजहॉग अगर आपका एब्सेंट रहा, ठीक है, ये जो जीन है अगर एब्सेंट हुआ, तो पैक्स6 जो होगा इनहिबिट नहीं होगा। और इनहिबिट नहीं होगा तो ये, लेट मी शो यू इन अ डायग्रामेटिक वे, क्या होता है आपका, जैसे ये पूरा आपका एक, ठीक है, जहाँ से आई बननी है, ओके, इसको, ठीक है, कुछ प्लेट बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ वो टर्म। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पैक्स6 जीन जो होता है ये सब जगह एक्सप्रेस होता है, हर जगह। लेकिन जो सोनिक हेजहॉग है, ठीक है, ये इसको इनहिबिट करता है कि ये सिर्फ जो है ये आई कैन से जो कॉर्नर पोर्शन है ना वहाँ पे एक्सप्रेस हो, बीच में ना एक्सप्रेस हो, हर जगह। इसीलिए हमारी जो आई फील्ड जो होती है ना वो ऐसे 2 जगह पे बनती है। लेकिन अगर आपकी सोनिक हेजहॉग अगर एब्सेंट है, वो है नहीं, तो पैक्स6 जो होगा सब पूरे इसमें एक्सप्रेस हो जाएगा। इसे शायद कुछ
caudal plate or something, it the name is there right now, I don't remember, but आप सिर्फ ऐसे समझिए कि अगर ये सोनिक हेजहॉग एब्सेंट हुआ तो पैक-6 पूरे में एक्सप्रेस हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा कि सिर्फ एक आई फील्ड बनेगी, ठीक है, सिंगल आई बनेगी, जिसको कि हम साइक्लोपिया भी कहते हैं। साइक्लॉप्स होते हैं ना, एक ये मिथिकल कैरेक्टर है, अगर आपने पर्सी जैक्सन मूवी देखी होगी तो उसमें एक मेराइन एनिमल दिखाया है जिसके जो है बीच में आई होती है बस एक, ठीक है, उसे हम साइक्लॉप्स कहते हैं। तो एक सिंगल आई डेवलप हो जाएगी, ठीक है, अगर सोनिक हेजहॉग एब्सेंट रहा तो। और अगर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो गया, ठीक है, अगर ये सोनिक हेजहॉग बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो ये क्या करेगा, पैक-6 को कहीं भी एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो फिर नो आई डेवलपमेंट ही नहीं होगा। इसीलिए सोनिक हेजहॉग का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, बट इन लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तो ये जो है पैक-6 को बस बीच में नहीं एक्सप्रेस होने देगा, बाकी ये कॉर्नर्स में ये जो है एक्सप्रेस होंगे, और इसलिए 2 आई फील्ड बन जाती हैं, ठीक है। सो ये बस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा आप कि अगर मैक्सिमम हुआ तो नो आई डेवलपमेंट, ठीक है, नो ऑप्टिक वेसिकल फॉर्मेशन। अगर एब्सेंट हुआ तो आई फील्ड ही नहीं बनेगी, सिर्फ एक सिंगल आई बनेगी जिसको कि हम साइक्लोपिया कहते हैं, ठीक है। एक मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए हेजहॉग का, तभी एक नॉर्मल आई डेवलपमेंट होता है। कुछ म्यूटेंट है इसके, वो देखते हैं जस्ट। ओके, सो ये CSIR का आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो ये दिया है 2 सेल्स, एक है आपका ऑप्टिक वेसिकल के सेल हैं और हेड एक्टोडर्म के सेल हैं, और इसके बेसिस पे पूछा है कि किन सेल्स में पैक-6 प्रेजेंट है और एब्सेंट है, और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा लेंस फॉर्मेशन पे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि वाइल्ड टाइप है, मतलब दोनों में नॉर्मली प्रेजेंट है, तो लेंस बनेगा, यस इट विल बी फॉर्म्ड। लेकिन अगर ये कह रहा है कि ऑप्टिक वेसिकल में एब्सेंट है और हेड एक्टोडर्म में प्रेजेंट है, तो लेंस बनेगा कि नहीं, यस फॉर्म होगा, बिकॉज अगर आपने जो वो दूसरी स्टेप आपने पढ़ी होगी लेंस फॉर्मेशन, लेट मी शो यू देयर। ओके, तो आपने यहाँ देखा था लेंस फॉर्मेशन में कि BMP4 का सिग्नल ऑप्टिक वेसिकल से जाता था हेड एक्टोडर्म को, ठीक है, और हेड एक्टोडर्म से कुछ सिग्नल्स रिलीज़ होते थे SOX2 और LMAF वगैरह, और ये फिर आपके जो है लेंस प्लेकोड बनाते थे। तो लेकिन हमने ये बोला था कि ये सिग्नल वही हेड एक्टोडर्मल सेल रिसीव करेंगे विच आर कॉम्पिटेंट, जो कि आपके कॉम्पिटेंट सेल होंगे। और कॉम्पिटेंट कब होंगे, जब हेड एक्टोडर्म में पैक-6 एक्सप्रेस हो। सो लेंस फॉर्मेशन के लिए हेड एक्टोडर्म में पैक-6 का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, ना कि ऑप्टिक वेसिकल में, ठीक है। सो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने दी है कि अगर ऑप्टिक वेसिकल में एब्सेंट है लेकिन हेड एक्टोडर्म में प्रेजेंट है, तो यस लेंस फॉर्मेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। थर्ड कंडीशन है कि अगर ऑप्टिक वेसिकल में प्रेजेंट है लेकिन हेड एक्टोडर्म में एब्सेंट है, तो ऑप्टिक वेसिकल का सिग्नल हेड एक्टोडर्म लेगा ही नहीं, तो देयर विल बी नो लेंस फॉर्मेशन, ठीक है। और दोनों में एब्सेंट है तो वो तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। सो दिस इज़, और कुछ और म्यूटेंट हैं, ठीक है, कि ओके, पहला है कि अगर ऑप्टिक वेसिकल को आपने रिमूव कर दिया तो ऑप्टिक वेसिकल ही नहीं है तो लेंस नहीं बनेगा। अगर आपने ऑप्टिक वेसिकल को उठा के, इफ़ यू हैव कट दैट सेल एंड उसको जो है आपने ट्रंक एक्टोडर्म में डाल दिया, मतलब कहीं और डाल दिया, तो क्या लेंस फॉर्मेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ वो जो सेल्स हैं ट्रंक एक्टोडर्म के, वो ऑप्टिक वेसिकल के सिग्नल को नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, वो कॉम्पिटेंट नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रंक एक्टोडर्म में जाके पैक-6 का एक्सप्रेशन करवा दें तो डेफिनेटली वहाँ पे बन सकता है लेंस प्लेकोड, लेकिन कॉम्पिटेंट नहीं है तो सिग्नल नहीं लेंगे, तो नो लेंस फॉर्मेशन,
ठीक है, तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं म्यूटेंट से रिलेटेड, तो आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।